हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग 20th सेंचुरी में इस समय चल रहे हैं और हमने बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स के जो पोएट्स हैं उनको भी हमने पढ़ लिया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर की पोएट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो पोएट्री आई हैं उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉडर्न ये जो एज है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस एज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एज है ये। तो पोएट्री में क्या कुछ हुआ है, हमने नॉवेल की चर्चा कर ली। अब हम चलेंगे पोएट्री की तरफ। पोएट्री में इस एज में क्या हुआ है उसके डेवलपमेंट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पोएट्री की बात करें तो कह रहे हैं कि द पीरियड ऑफ वॉर प्रोड्यूस्ड मच पोएट्री। अगर हम वॉर की बात करते हैं स्पेशली तो इसने जो पीरियड था इसने बहुत पोएट्री दी है। अर्थात भाई वॉर में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उन उन एस्पेक्ट्स को लेकर के बहुत सारे पोएट्स ने अपनी पोएट्री लिखी हुई है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे एंथोलॉजीज जो पब्लिश हुए हैं, लेकिन एक एंथोलॉजी जो बहुत फेमस थी वो थी पोएम्स ऑफ द फोर्सेस। 1943 से 43 में ये आई थी, 42 एंड 43 में। ये इसको एडिट किसने किया था? तो इसको कैड्रिच राइस ने एडिट किया था। काफी फेमस राइटर थे ना। तो वार पोएट्री लगभग लगभग देखें तो इसमें ज्यादातर वार जो पोएम्स थी वो इसमें लिखी जाती थी। इस एज में हम और देखते हैं तो इस टाइम में जो जिन पोएट्स पर हमारा ध्यान जाता है, अटेंशन जाता है, उसमें सिडनी केस हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनकी वर्क एक है द आयरन लॉरेल। ये आप याद कर सकते हैं, द आयरन लॉरेल। ये भी वार पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, वार पर बेस्ड है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इस एज में पर्टिकुलर अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं या बिटवीन द वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, जहां पर पोएट्री का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। और हमारे पोएट हैं एलन लेविस हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कोई पोएम नहीं है, इनकी एक रेडर्स डॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो हैं कीथ डगलस। कीथ डगलस, ये आप नाम याद रखेंगे। पोएट्री में इनको अक्सर याद किया जाता है। कीथ डगलस जो हमारे हैं इनकी है फ्रॉम अल्मेन टू जेमजेम। अल्मेन टू जेमजेम ये काफी फेमस है। ठीक है। ये जो फ्यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी ऑफ डिसिप्लिन लैंग्वेज है ना, उसको दिखाते हैं और काफी आयरनिकल टोन में इन्होंने लिखा है। उसके बाद एलन विलियम रूक हैं। इनकी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। सोल्जर्स है, दिस सॉलिट्यूड है, ये सब बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रॉय ब्रॉडबैंड फुलर। ये रॉयल नेवी में जो है सर्विस करते थे। इन्होंने द मिडल ऑफ वॉर लास्ट सीजन लिखा हुआ है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इनकी इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा अगर आपको एग्जाम में आ सकता है फुलर का, तो आ सकता है इपिटाफ्स एंड अकेजन्स। 1949 में ये आई थी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ऑथर्स मिलेंगे जिनके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लगभग मैं कोशिश करूंगा कि हर एक ऑथर के जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको जरूर हाईलाइट में करता चलूं। ठीक है। उसके बाद चार्ल्स स्टैनले कॉजले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका हैंड्स टू डांस, ये सब, फेयरवेल एजी वेस्टर्न, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़िए। चलिए आगे हम चलते हैं, देखते हैं और कौन से ऑथर हमारे पास पोएट्स हैं इस एज में। तो इस एज में अगर हम देखते हैं तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ऑडेन स्पेंडर, इन सब की पोएट्री भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ग्रुप आया पोएट का ना, अभी आगे मिलेगा, जिनको हम कहते हैं एपोकलिप्स वाले पोएट कहते हैं ना। तो इनका एक ग्रुप आया, इसमें देखे कौन कौन से थे। दिस न्यू एटीट्यूड वॉज इविडेंट इन द एपोकैलिप्टिक मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, एपोकैलिप्टिक मूवमेंट चला था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से फेमस राइटर हैं तो ध्यान दीजिएगा। इस मूवमेंट को लीड किया था किसने? बहुत बार ये पूछा है, JF हेनरी। ध्यान रखिएगा, एपोकैलिप्टिक मूवमेंट, एपोकैलिप्टिक मूवमेंट ये मूवमेंट था। इसको रन करने वाले, इसको ओरिजिनेट करने वाले मूवमेंट को कौन थे? हमारे JF हेनरी साहब थे। और कौन थे? हेनरी ट्रीज थे और GS फ्रेजर। तीन नाम याद रखिए, इन तीनों ने ही इस मूवमेंट को लीड किया था। और इन तीनों की जो पोएम्स हैं वो ज़्यादातर जो है तीन एंथोलॉजीज में कलेक्ट हुई हैं, जिसमें एक है द न्यू
एपोकलिप्स 1940 में आई थी। इन तीनों की रचनाएं हैं। अच्छा, और लोगों की भी हैं, समझ समझिएगा। द व्हाइट हॉर्समैन, ये भी बहुत आपको याद रखना, तीनों याद रखना, ध्यान रखिएगा। द क्राउन एंड द सिकल, ये तो बहुत ही फेमस है। हालांकि तीनों आपको याद रखना, क्योंकि एपोकलिप्टिक मूवमेंट जो चला था ना, उसकी ये तीनों एंथोलॉजीज हैं। जितने भी पोएट इस टाइप के थे जो एपोकलिप्टिक पोएम लिखा करते थे, उन सब के पोएम्स को इसमें जो है फॉलो किया गया है। और ये एक्चुअली मूवमेंट था क्या? ये मूवमेंट एक्चुअली था, ये जो हम देख रहे हैं ना, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। मशीन का एज जो आ गया ना, एज ऑफ मशीन, मॉडर्न एज क्या है? एज ऑफ मशीन है ना। तो ये इसी एज ऑफ मशीन के खिलाफ थे। इनका कहना था हमें मशीन नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ हेटर्ड था इनको। तो द मूवमेंट प्रोक्लेम्ड इट्स हेटर्ड ऑफ द मशीन एज, इट्स फेथ इन द इंडिविजुअल एज द होप ऑफ ह्यूमैनिटी। कहते हैं हाँ, ये मूवमेंट क्या है? हर एक इंडिविजुअल में ये विश्वास रखता है कि हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा? ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा, ह्यूमैनिटी को प्रिवेंट करेगा, प्रिजर्व करेगा ना। ये कहता है मशीन से हेट करते हैं ये, और थोड़ा बहुत ये मिथ का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एपोकलिप्सम जो आया था ना, ये मशीन जो हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो साइंटिफिक पोएट्री वगैरह भी आनी शुरू हो गई थी ना, उसके अगेंस्ट था ये। चलिए आइए देखते हैं। तो ये तीन, ये याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप ये जेएफ हेनरी, हेनरी ट्रेस और जीएस फ्रेजर को याद रखिएगा। और इनकी तीन एंथोलॉजीज हैं, द न्यू एपोकलिप्सिक है, और द व्हाइट हॉर्समैन है, और द क्राउन एंड द सिकल है। ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम आगे चलते हैं। हालांकि ये मूवमेंट बहुत दिन तक चला नहीं जो है, लेकिन फिलहाल जो है इसका इंपॉर्टेंस तो है ही। अब इसी समय देखिए आगे हमारा जो आता है, एक नए टाइप की पोएट्री जन्म लेती है 40s में। उसमें क्या कौन आता है? तो डिलन थॉमस, पीछे आपको मिले होंगे। डिलन थॉमस का पूरा नाम है डिलन मार्लियस थॉमस ना। ओरिजिनेटर ऑफ न्यू रोमर पोएट्री, न्यू रोमांटिक पोएट्री के ओरिजिनेटर माने जाते हैं। न्यू रोमांटिक पोएट्री, न्यू रोमांटिक पोएट्री के ओरिजिनेटर माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन माना जाता है? डिलन थॉमस। अब कब ओरिजिन किया था? 40s में, ध्यान रखिएगा 1940s। 1940 मतलब ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये था क्या? एनिमी ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म इन वर्स। ये एक्चुअली डिलन थॉमस का ये कहना था कि पोएट्री में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। खास करके देखें, शुरुआती के जो मॉडर्निस्ट पोएट थे ना, ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी शो करते थे अपनी पोएट्री में। तो कहते थे कि बिल्कुल इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर ये क्या करते थे, जो सेल्टिक, एक्चुअली ये कहाँ के थे आपको पता है ना? ये डबलिन के थे, पीछे आपको पढ़ाया मैंने। तो इन ये सेल्टिक जो लैंग्वेज है ना, और सेल्टिक जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसी को दिखाते थे ना। चलिए, इन्होंने ज्यादातर इनकी जो मतलब कह सकते हैं पोएम्स हैं, ज्यादातर ये किस पर बेस्ड हैं? तो अपॉन द ह्यूमन बॉडी, सेक्स एंड द ओल्ड टेस्टामेंट फॉर मच ऑफ हिज इमेजरी। ज्यादातर इन्होंने जितनी अपनी पोएम्स में इमेजरी और वर्ड प्ले किया है, ज्यादातर ह्यूमन बॉडी, सेक्स एंड द ओल्ड टेस्टामेंट से लिया हुआ है, ठीक है। और इनकी पोएम काफी म्यूजिकलिटी के लिए जानी जाती है। एक पोएम हमने पढ़ी भी है इनकी, डिलन थॉमस की, आपको डिटेल में पढ़ाई भी है, वीडियो पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इससे ज्यादा और बहुत इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास अगला राइटर कौन है। तो इनकी अभी एक दो पोएम और हैं, जैसे इनकी पोएम है द मैप ऑफ लव, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेथ्स एंड एंट्रेंसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेथ्स एंड एंट्रेंसेस, ये ध्यान रखिएगा। और अंडर मिल्क वुड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्स प्ले है, ठीक है, रेडियो के लिए लिखा था इन्होंने, वर्स प्ले है। तो तीन रचनाएं इनकी याद रखिएगा। अब ये जो न्यो रोमांटिसिस्ट थे, ये लोग एक्चुअली क्या थे? ज्यादातर पोस्ट वार ईयर में, हम पोस्ट वार पोएट्री की बात कर रहे हैं, मतलब 1945 के बाद की। तो 40s में तो न्यो रोमांटिसिज्म आया ही था भाई। युद्ध से आदमी परेशान हो चुका है, युद्ध की ब्रुटैलिटी को देख चुका है ना, वॉर की ब्रुटैलिटी को ना। वो क्या फिर से तलाश कर रहा है, किस चीज की? सुख शांति की तलाश कर रहा है, तो रोमांटिसिज्म में जाना चाहता है। तो उसी को न्यू रोमांटिसिज्म कहते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि द सो कॉल्ड न्यू रोमांटिसिज्म ऑफ द पोस्ट वार ईयर्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस रादर देन द एपोकलिप्टिक्स। करें, ये लोग एपोकलिप्टिक्स से ज्यादा प्रभावित नहीं थे, बल्कि थॉमस से ज्यादा प्रभावित थे। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? इन सम वेज देयर वाज अ रिटर्न टू द स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की पोएट्री थी ना, कौन सी पोएट्री आप बताइए? रोमांटिक पोएट्री। 18th सेंचुरी में आया था ना रोमांटिसिज्म,
रोमांटिक पोएट्री कह रहे हैं, एक प्रकार से ये रोमांटिक रिवाइवल कह सकते हैं, फिर से रोमांटिसिज्म वापस लाने का एक प्रयास था ना। ज्यादातर इनकी पोएट्री में यही क्वाइटनेस, स्मॉल एक्सपीरियंसेस, लैंडस्केप जो होते हैं, रूरल लैंडस्केप, और कॉमन करेक्टर्स, कॉमन जो है थीम, इन सब पर ये लिखा करते थे। अब इनमें कौन कौन से फेमस पोएट हैं तो देख लेते हैं न्यू रोमांटिक में। तो एक हमारे हैं लॉरी ली, लॉरी ली है, इनको देख लीजिए। लॉरी ली ने क्या लिखा है? लॉरी ली का है वर्क द सन माई मोन्यूमेंट, द सन माई मोन्यूमेंट ये है, एंड द ब्लूम ऑफ कैंडल्स है, एंड माई मेनी कोटेड मैन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक लॉरिल हो गए, दूसरे हमारे हैं नॉर्मन कॉर्थवेट निकोलसन। नॉर्मन निकोलसन इनको शॉर्ट में कहा जाता है, पूरा नाम है नॉर्मन कॉर्थवेट निकोलसन ना। इनकी बहुत फेमस रचनाएं नहीं है, इनकी फेमस देखें द पॉट जेरेनियम है, लोकल हैबिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नाम केवल याद रखिए। कैथलीन जेसी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। कैथरीन जेसी के बाद हमारे जो इसमें आते हैं चार्ल्स टैमिल्सन हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम सिर्फ याद रखिएगा। और उसके बाद टैमिल्सन के, हाँ टैमिल्सन की एक पोयम आपको ये देखनी पड़ेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जो प्ले है ना द वे ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखना किसने लिखा है द वे ऑफ द वर्ल्ड, कमेंट करके बताना। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड पोयम इन्होंने लिखी, ध्यान रखिए पोएट थे, कौन थे? इनका नाम क्या था? चार्ल्स टॉमलिंसन। चार्ल्स टॉमलिंसन की पोयम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। और वे ऑफ द वर्ल्ड आपने पढ़ी होगी ना 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में बहुत बड़े क्या थे? कॉमेडी ऑफ मैनर के राइटर्स थे। द वे ऑफ द वर्ल्ड के राइटर कौन थे? कमेंट करके बताइए किसने लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। भाई बहुत फेमस रचना है ना। तो ये क्या है? ये काफी फेमस है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी द नेकलेस है, सीइंग इन बिलीविंग है, एंड रिटन इन वाटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डिलन थॉमस से बहुत प्रभावित थे, ज्यादातर जितने लोग थे ना इसमें कह सकते हैं कि न्यू रोमांटिसिज्म में सब डिलन थॉमस से ही प्रभावित थे। तो इसमें आपके वेल्समैन है, वर्नन फिलिप्स वैटकिंस हैं। इनकी जो वैटकिंस है ना, इनकी लेडी विद द यूनिकॉर्न, ये भी काफी ठीक ठाक है, फेमस पोएम है कह सकते हैं। तो एक पोएम ये याद कर लीजिए। और इनकी जो है टॉमलिंसन की द वे ऑफ द वर्ल्ड इसलिए याद कर लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि द वे ऑफ द वर्ल्ड अ पोएम इज रिटन बाई, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, टॉमलिंसन भी रहेगा नाम, और वहां पर दूसरा नाम जिन्होंने प्ले लिखा हुआ है, बताइए कौन से थे द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखने वाले। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कौन से कांग्रेव साहब ने लिखा है ना द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जो कांग्रेव है वो भी ऑप्शन आपको यहां पर दे देगा, तो आप तुरंत कांग्रेव मार के चले आएंगे। ये नहीं देखेंगे कि वहां पर पोयम लिखा हुआ है ना। आप सोचेंगे क्वेश्चन गलत दे दिया, प्ले की बात कर रहा है, ये पोयम गलती से लिख दिया। नहीं, पोयम भी है बेटा, किसकी? ये है हमारी टॉमलिंसन की द वे ऑफ द वर्ल्ड ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहकाने के लिए, मतलब जानबूझ के आपसे गलत कराने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये टेक्निक होती है ना। चलिए और रोमांटिक पोएट में देखते हैं तो जॉन फ्रांसिस हीथ स्टब्स थे, ये बहुत फेमस नहीं है। उंडेड थॉमस द चैरिटी ऑफ द स्टार्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बाद में इनका ट्रायम्फ ऑफ म्यूज है, द ब्लू फ्लाई इन हिज हेड है। उसके बाद लॉरेंस जॉर्ज डरेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे भी हमने जॉर्ज डरेल के बारे में आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1931 में डरेल साहब की, जॉर्ज डरेल बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी एक रचना आई थी, बहुत ही फेमस थी ना। तो चलिए इनकी रचना और भी इनकी जो क्रिएशंस हैं देख लेते हैं। जैसे इनकी है सिटीज प्लेन्स एंड पीपल, 1946 में, बहुत ही फेमस इनकी वर्स है। उसके बाद इनकी है द ट्री ऑफ आइडलनेस, ये भी काफी फेमस है। प्लांट मैजिक मैन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा नेचर पर बेस्ड है, पूरा नेचर पर बेस्ड है। तो न्यू रोमांटिक में आपको एक नाम ये भी मिल गया, जॉर्ज डरेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन है? जेम्स फॉकनर किर्कप है, ध्यान रखिएगा, किर्कप है, इनका पूरा नाम है जेम्स फॉकनर किर्कप। तो ये इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने द ड्राउंड सेलर लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। द डिसेंट ऑफ द केव, द रिफ्यूजल टू कॉन्फॉर्म, ये है। उसके बाद अगले हमारे राइटर हैं अलेक्जेंडर कम्फर्ट ना, मतलब इनके नाम में ही कंफर्ट है, तो आपको भी थोड़ा सा इनके साथ कंफर्ट रखना है। लेकिन कंफर्ट साहब की एक पोयम बहुत फेमस है, जो कि ज्यादातर बेस्ड किस पर है? सेक्सुअल थीम पर बेस्ड है, रीथ फॉर द लिविंग, ये बहुत फेमस है।
उसके बाद इनकी फेमस है कमिंग टुगेदर, ये याद रखिएगा। दो पोएम कंफर्ट की आपको याद रखनी है। उसके बाद एलिजाबेथ जोन जेनिंग्स, पूरा इनका नाम है एलिजाबेथ जेनिंग के नाम से जानी जाती है, ये भी बहुत फेमस पोएट हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी एक रचना है अ वे ऑफ लुकिंग, अ वे ऑफ लुकिंग, ये काफी फेमस इनकी पोएम है। उसके बाद द माइंड्स हैज माउंटेन्स एंड द रिलेशनशिप, ये दो वॉल्यूम्स इनके आए थे, ये भी काफी फेमस है। तो तीन रचनाएं आप याद रखिएगा। जेनिंग्स काफी फेमस हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, जेनिंग्स को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। कंफर्ट में थोड़ा सा आप कंफर्ट फील कर सकते हैं, लेकिन जेनिंग में बिल्कुल आप जेनिंग को भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलें बच्चों, चलो। उसके बाद इंटर वॉर्स में दो पोएट ऐसे थे जो इंटर वॉर्स में लिखा करते थे, लेकिन आगे भी इन लोगों ने लिखा है। उनमें से एक हमारे जॉर्ज बार्कर साहब हैं, पीछे आपको मिले होंगे, एंड डेविड गास्कॉइन। ये दोनों के दोनों जो है एंटीपैथेटिक थे इंटेलेक्चुअल अप्रोच के, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत किया था सरलिज्म से, लेकिन बाद में एंटीपैथेटिक हो गए, इंटेलेक्चुअल पोएट्री लिखा नहीं करते थे ये लोग। तो बार्कर ने भी ज्यादातर अपनी लाइफ यूएसए में बिताई। बात की इनकी जो बाद की रचनाएं हैं, जैसे इरोस इन डॉगमा, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, काफी फेमस है, 1950, ये हमारी न्यो जो है रोमांटिसिज्म में आती है। अ विजन ऑफ बीस्ट एंड गॉड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन चेन्स, द गोल्डन चेन भी इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को दिखाती है। उसके बाद गास्कॉइन जो हमारे हैं भैया, इनकी सबसे फेमस पोएट्री इस एज में आती है डेविड गास्कॉइन की, वो है नाइट थॉट्स, 1956 में नाइट थॉट्स, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलें आगे चलते हैं, चलो बच्चों। सर जॉन बेंजामिन हमारे हैं, बेंजामिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। इनकी न्यू चांसेल्स है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब हमारे जो इंपॉर्टेंट राइटर आ गए हैं, ये काफी फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में एक फेस्टिवल होता है ब्रिटेन में, ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन द बारो पोएट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। द बारो पोएट्स होप टू हॉक देयर वर्स इन द स्ट्रीट। बारो एक ग्रुप का पोएट्स होते थे, एक मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर रहते थे ना। बारो मतलब क्या होता है, बैरो मतलब माद होती है ना, माद में रहने वाले। तो ये अपनी स्ट्रीट्स में आते थे लेकर के, बट व्हेन अ लाइसेंस वाज रिफ्यूज्ड दे गेव रीडिंग्स इन पब्स। इन लोगों ने क्या थे, बैरो पोएट्स क्या थे, ये ग्रुप ऑफ पोएट थे, ये अपने वर्ड्स को लेकर गए पब्लिकेशन के लिए, लेकिन इनके परमिशन नहीं मिली, लाइसेंस नहीं मिला ना, लाइसेंस नहीं मिला, तो इन लोगों ने क्या किया, पब्स में और पब्लिक प्लेसेस पर प्रिंट कर करके अपने पोएम्स को ये लोग बांटने लगे ना। काफी लोगों को इनकी पोएट्री आइडिया काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट आइडिया था और इनकी पोएट्री बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थी। तो ये करें कि देखें हमारा जो उसी समय 1930s के आसपास हम अगर देखते हैं, तो 1930s 40s के आसपास जो हमारा मूवमेंट चला था ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट है ये। कह रहे हैं कि वेरी मच डिफरेंट वाज व्हाट बिकेम नोन एज द मूवमेंट। ये हमारा मूवमेंट पोएट रिजल्टिंग फ्रॉम पोएट्स ऑफ द 50s। तो ये जो 30s में मूवमेंट चले थे ना, इनसे बिल्कुल डिफरेंट था, और इसको नाम ही क्या दिया गया, द मूवमेंट दिया गया। मतलब 30s में जो भी हमारे मूवमेंट चले थे, इंटेलेक्चुअल पोएट्री का जो एक मूवमेंट चला था ना, उससे बिल्कुल हटके था, एपोकलिप्टिक के करीब था ये, लेकिन ये अलग था, बिल्कुल अलग था, इसमें रिवोल्यूशनरी टाइप के लोग थे। तो ये अपने आप में ही क्या कहलाया, द मूवमेंट कहलाया। इनमें थे कौन कौन, तो बड़े फेमस नाम थे इसमें 50s के, जिनमें हमारा जोसेफ एनराइट का नाम आता है, बहुत ही फेमस है। इनकी एक कलेक्शन है जिनका नाम है न्यू लाइन्स, ध्यान रखिएगा, काफी फेमस है। इसको रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट ने, पीछे आपको पढ़ाया होगा हमने, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट ने एडिट किया था। तो ये पूरे जितने भी न्यू मूवमेंट के पोएट थे ना, आपके डेजेन राइट हो गए, आपके रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट हो गए, W.H. ऑडेन हो गए, ये सब इसी में लिखा करते थे ना, वेन हो गए, एमिस हो गए, ये सब इसमें लिखा करते थे। द मूवमेंट थे क्या, मूवमेंट जो है, इन लोगों का कहना था कि दे प्रोफेस नो इंटरेस्ट इन स्टाइलिस्टिक इनोवेशन। इनका कहना था कि बहुत ज्यादा स्टाइलिस्टिक चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड इन नियो क्लासिक मूड कंसर्न्ड इटसेल्फ
विथ रियलिटी। और कह रहे हैं ज्यादा नियो क्लासिक मूड को भी ये फॉलो नहीं करते थे, बल्कि ये अपने आप को रियलिटी से ज्यादा नजदीक दिखाने की कोशिश करते थे। मूवमेंट वाले अगर एक प्रकार से देखें तो नियो क्लासिक भी टोन में नहीं थे बिल्कुल, और स्टाइलिस्टिक भी बहुत नहीं थे। इसके पहले देखें तो बहुत ज्यादा स्टाइलिस्टिक जो है होता है ना, तो बहुत ज्यादा ये स्टाइलिस्टिक भी नहीं थे। इनमें किनका किनका नाम आता है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है किनका नाम आता है, तो वेन का नाम आता है, एमिस का आता है, हॉलोवे का आता है, डेवी ना, डेवी मिले थे ना, उनका आता है, और डीजे एंड राइट आप देख ही रहे हैं अभी आपको मिले हैं। उसके बाद लार्किन आते हैं, गन आते हैं, जेनिंग्स आते हैं, ये सब आते हैं मूवमेंट पोएट्स में, इतने लोग आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इन राइट्स की जो पोएम्स हैं, जैसे लाफिंग हाइना बहुत ही फेमस है, लाफिंग हाइना 1953, सम मेन आर ब्रदर्स, द ओल्ड एडम ये बहुत फेमस है, द ओल्ड एडम 1965 ना, ये सब की सब इसी कैटेगरी की आती है। द मूवमेंट ये थोड़े से रिवोल्यूशनरी टाइप के थे, ध्यान रखिएगा। द मूवमेंट के सारे पोएट्स का नाम याद कर लीजिए। मूवमेंट्स की अगर शुरुआत हम देखें तो सबसे पहले डीजे एंड राइट हमें मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इन राइट साहब हैं। उसके बाद रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट हमें सिम मिलते हैं, दो नाम हो गया, इनको याद कर लीजिए। तीसरे हमारे वेन हैं, इनको याद कर लीजिए। चौथे हमारे गन हैं, पांचवें हमारे लार्किन हैं, छठवें हमारे जेनिंग्स हैं। ये नाम आप रट लीजिएगा, स्पेशली नेट जेआरएफ के जो बच्चे हैं उनको तो रटना ही पड़ता है, ये सारे नाम आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा इनमें ग्रुप में नहीं है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये कौन से हैं, द मूवमेंट पोएट्स हैं, कौन से हैं, द मूवमेंट पोएट्स हैं। चले आगे देख लेते हैं, हम इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जैसे बिटवीन मार्स एंड वीनस इनकी पोएम्स हैं, जो है रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट की। उसके बाद डोनाल्ड डेवी हमारे हैं, इनकी डोनाल्ड डेवी की देखें तो अ विंटर टैलेंट है, इवेंट्स एंड विजडम ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जॉन वेन की पीछे हमें मिला ही है, इनकी मिक्स्ड फीलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। वीप बिफोर गॉड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितने राइटर हैं इनकी एक एक दो दो रचनाएं आपको याद रखनी है। जॉन हॉलवे हैं, इनका द मिनट है। उसके बाद हमारे किंग्सले एमिस आपको ड्रामा भी में भी लेंगे, काफी फेमस इनके ड्रामाज हैं, वहां पे भी आपको मिलेंगे। ये भी द मूवमेंट में काफी विश्वास रखते थे, और इन्होंने अपनी नॉवेल में अ लुक राउंड द स्टेट में इन्होंने द मूवमेंट के जो ट्रेट हैं वो इन्होंने दिखाए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि द मूवमेंट जो चला था ना, वो शुरुआत उसकी हुई थी पोएट्री से, ये ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनकी यहाँ पर रचनाएं आपको दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम आपको बहुत नहीं कहेंगे कि आप परेशान होकर इनको लर्न करिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अंडरलाइन जरूर करा देंगे, ठीक है। चलिए तो आइए हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, पीटर नेविले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम है पीटर नेविले फ्रेडरिक पोर्टर, पीटर पोर्टर कहते हैं इनको शॉर्ट में। इनकी एक कलेक्शन है जिसका नाम है वर्ड्स विदाउट म्यूजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट ऑफ इंग्लैंड, ये दोनों बहुत आप याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटर पोर्टर। उसके बाद थॉमस गन पीछे आपको मिले थे ना, थॉमस विलियम गन इनका पूरा नाम था। इनकी जो रचना है ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे इनकी है फाइटिंग टर्म्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी तुलना जॉन डन से की जाती है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग द मूवमेंट पोएट इज कंपेयर टू जॉन डन। तो ध्यान रखा, मूवमेंट पोएट कौन है हमारे, ये सारे हैं। इनमें से जो गन हैं जो है इनकी तुलना किससे की गई है, इनकी तुलना जॉन डन से की गई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे पास टेड ह्यूजेस हैं। टेड ह्यूजेस की हॉक इन द रेन इसी कैटेगरी में आती है, चलिए छोड़ दीजिए। ईट क्रो है इनकी, वुडो है, क्रोवेक्स है, ये काफी सारी पोएम है। सिल्विया प्लाथ हैं इसी कैटेगरी में, वो भी आएंगी हमारी। इनकी द कोलोसस है, एरियल है, क्रॉसिंग द वाटर है। कोलोसस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इनकी पोएम है प्लाथ की। प्लाथ को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका लिटरेचर में खास करके जब हम कन्फेशनल पोएट्री की बात करते हैं ना, तो उसमें इनका बहुत नाम आता है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और राइटर को देख लेते हैं यहाँ पर हमारे। इसी में हमारे फिलिप लार्किन को आपने देखा ही है, इनकी द लेस डिसीव्ड है, द विट्सन वेडिंग, बहुत इनके हाई विंडोज हैं,
हाँ, इनके दो नॉवेल्स भी हैं, ये काफी फेमस हमारे राइटर हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस एज में जो रीजनल पोएट्री है ना, उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है रीजनल पोएट्री में। तो रीजनल पोएट्री में भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रोवेंशलिज्म हमें लार्किन की पोएट्री में देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कुछ और पोएट हैं जिनके अंदर रीजनल जो है सेंस देखने को हमें मिलता है। तो उस उन राइटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें केड्रिक राइस का नाम आता है, काफी फेमस है। इनकी वेल्स है, काफी फेमस है। स्टुअर्ट थॉमस आते हैं, ये है। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम यहाँ पर, ये लगभग लगभग हमारा समाप्त है। अब हम आ जाएंगे ड्रामा में, ठीक है। सीधे हम चलते हैं इस एज के ड्रामा पे, ठीक। तो चलिए, हम आज ये छोटा सा वीडियो आपके लिए ले आए थे। अभी हम अगली क्लास में फिर इस एज के ड्रामा को लेकर के आएंगे। तो इसमें जितना हमने मार्क कराया उतना आपको जरूर तैयार होना चाहिए, और भी अगर आप तैयार कर लेते हैं दैट्स वेल एंड गुड। तो तब तक कीप रिवाइजिंग, आप रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वॉच करते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।